हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। हम लोग फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लियर कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक्स यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिए ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं और आपके डाउट क्लियर हो सके। नाउ रेस्पिरेशन पे आते हैं तो हम लोग का क्या प्रोसेस रहता है किसी भी टॉपिक को कवर करने का, वो एक बार समझ लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में क्या देके रखा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अनवांटेड चीजें नहीं पढ़नी है। इसके बाद हम लोग PYQ दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें देखेंगे क्या चीज पूछी गई है, क्या चीज नहीं पूछी गई है, किस टॉपिक में सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। देन इसके बाद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि आपको देखना ही चाहिए। अगर आप स्किप करते हैं किसी भी वीडियो में, आप किसी भी एजुकेटर की देखते हैं, आप किसी भी टीचर का देखते हैं, अगर आप बेसिक्स पहली वीडियो बेसिक्स की जो होती है वो अगर स्किप कर देते हैं तो आगे चल के कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेसिक्स को कभी स्किप मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपका 5 मिनट लगेगा। फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, 2x स्पीड में देखा कीजिए वीडियो। देन उसके बाद आपको ये मोटा मोटा एक आइडिया लग जाता है कि आखिर इस यूनिट में होने क्या वाला है, क्या चीज कवर होने वाली है। छोटी छोटी बातें जो होती हैं जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो इन सब टॉपिक्स में आपको कवर करती है बेसिक्स में। यहाँ पर हम देख लेते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस है रेस्पिरेशन, एनारोबिक, एरोबिक इंक्लूडिंग फर्मेंटेशन। ओके फाइन। देन इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके फाइन। देन इसके बाद मैंने इसको टिक किया है कि कीमियोस्मोटिक थ्योरी एंड एटीपी सिंथेसिस। इसको मैंने टिक इसलिए किया है क्योंकि ये हम लोग कवर कर चुके हैं इन फोटोसिंथेसिस। नाउ हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन आया है सब माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्सेस एसोसिएशन फुल स्टॉप विद ETC दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर सिंपली हम लोगों को ETC दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को एक्सप्लेन करना है। देन इसके बाद प्रोसेस ऑफ एनारोबिक ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म एंड मेथड मेंशन द मोड ऑफ ATP जनरेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस। यहाँ पर हमें ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस से लेकर हमें ATP जनरेशन तक बताना है, मतलब कुल मिला के पूरा आपको रेस्पिरेशन यहाँ पर बताना है। इसके बाद आ जाता है कीमियोस्मोटिक जनरेशन ऑफ ATP। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को लगता है कि ये रेस्पिरेशन से है। लेट मी क्लियर वन थिंग, ये क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से है। तो आप पिछली वीडियोस देखिए, फोटोसिंथेसिस वाले ग्रुप में जाके पढ़िए, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है तो आपको ये रेस्पिरेशन में नहीं मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कैटेगरीज ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी रिएक्शन। यहाँ पर प्रिंसिपल कैटेगरीज ऑफ एंजाइम हमें बताने हैं जो कि रेस्पिरेटरी रिएक्शन में आते हैं। तो इसके लिए हमें 2 चीजें जानना जरूरी है। वन इज रेस्पिरेटरी रिएक्शंस में जो एंजाइम यूज होते हैं, आपको उनके नाम पता होने चाहिए। सेकेंड थिंग, उनकी कैटेगरीज, मतलब आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए एंजाइम का कि क्या क्लासिफिकेशन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जब आप पूरा रेस्पिरेशन का पूरी वीडियोस देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ओके यहाँ पर ये एंजाइम था, यहाँ पर ये एंजाइम था, यहाँ पर ये एंजाइम था। आपको याद हो जाएगा क्योंकि आपको ग्लाइकोलिसिस में याद करना पड़ेगा, आपको क्रैब्स साइकिल में याद करना पड़ेगा, आपको ETC में याद करना पड़ेगा, याद तो आपको करना पड़ेगा। तो वो चीज आपको याद हो ही जाएगी। देन उसके बाद आपको क्या बस करना है, आपको क्लासिफिकेशन एक बार मैं समझा दूंगी। एंजाइम का बहुत ही इजी क्लासिफिकेशन है, मेरे को बहुत हार्ड लगता था लेकिन बहुत ही इजी है ये। तो आपको क्लासिफिकेशन समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही खूबसूरती से निकल के आएगा। देन इसके बाद डिस्क्राइब द माइटोकॉन्ड्रियल ETC एंड थ्योरीज ऑफ ATP सिंथेसिस। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ATP सिंथेसिस बताना है। इसका मतलब सिंपल सा है, अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर, दैट इज ETC एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये देख लीजिए कि कितनी बार एम्फेसाइज किसमें किया गया है, ETC ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो अगर आप पूरा रेस्पिरेशन चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं बाई चांस, पहले तो आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और ETC को मत छोड़िए। एक बार को ग्लाइकोलिसिस छोड़ के चले जाइए, लेकिन ETC को मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि UPSC इसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद मैं क्वेश्चन को यहाँ पर हाईलाइट किया है मैंने यहाँ पर, ताकि मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकूं कि रियली, मतलब मेरे को 2-3 बच्चों के मैसेज आए हैं, लेकिन क्या आप लोग को लगता है कि ये सीरियसली रेस्पिरेटरी का क्वेश्चन है? क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंपाउंड ऑफ द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए फोटोसिंथेटिक, दूसरी बात आपके दिमाग में आनी चाहिए थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये क्लियरली फोटोसिंथेसिस ग्रुप का क्वेश्चन है, तो आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस का है, कौन सा क्वेश्चन रेस्पिरेशन का है। नहीं तो क्या होगा, आप अलग ही टॉपिक में अपना जाके उसे ढूंढेंगे और वो कभी नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। तो कितने भी लोगों को डाउट था कि किसका क्वेश्चन है, ये फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है और इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका लाइट रिएक्शन में आएगा। सो हम लोग देख लेते हैं अब रेस्पिरेशन को। तो यहाँ पर हमारी बेसिक्स की क्लास शुरू हो रही है। बेसिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब कैटाबॉलिक क्या होता है? कैटाबॉलिक प्रोसेस में कोई भी चीज ब्रेक डाउन होती है, एनाबॉलिक में कोई भी चीज बिल्टअप होती है, और कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक मिला के मेटाबॉलिक रिएक्शंस और प्रोसेस बनते हैं। तो यहां पर कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक मिला के हम इसे मेटाबॉलिक कहते हैं।
तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन किसका होता है? ग्लूकोज का देखिए आप, ब्रेकडाउन होता है, लिपिड का ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या हुई? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस हुई। अब मैं दूसरी चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपनी पेन पेंसिल कॉपी लेके बैठिए। क्यों? क्योंकि मैं कुछ डेफिनेशंस लिखवाना चाहती हूँ जो कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ें। क्यों? क्योंकि वो बेसिक्स क्लियर कराती है। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन जो है, आपको पता है रेस्पिरेशन जो है वो 2 लेवल पे होगा। एक होगा सेलुलर लेवल पे, एक होगा ऑर्गेनिज्म लेवल पे। ऑर्गेनिज्म लेवल पे क्या होगा? अगर हम प्लांट की बात करें तो स्ट्रोमेटा से अंदर गया, स्ट्रोमेटा से गैस एक्सचेंज हुई, यहाँ पर गैस गई, वहां पर गैस गई, ऑक्सीजन यहाँ गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ गया। लेकिन अगर हम लोग सेलुलर लेवल की बात करें तो सेलुलर लेवल में क्या होता है? सेलुलर लेवल में कहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन कहाँ यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा सेलुलर लेवल पे। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सेलुलर लेवल पे पढ़ना है हमें। सेलुलर लेवल में अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन की एक डेफिनेशन है, राइट डाउन द डेफिनेशन, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग दैट एनर्जी टू सिंथेसाइज द ATP। तो हिंदी में मतलब क्या हुआ? किसी भी फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन करना सेल के अंदर, ताकि उससे एनर्जी जो रिलीज होती है उसको ट्रैप कर सके हम ATP के फॉर्म में, उसे हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। फिर से मैं बोल रही हूँ, लिख लीजिए अगर किसी ने ना लिखी हो। ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग दैट एनर्जी टू सिंथेसाइज ATP। देन इसके बाद अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो यहां पर क्या होता है? यहां पर ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड होता है, दैट इज कार्बन कार्बन बॉन्ड का यहाँ पर ब्रेकिंग होता है। ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब CC बॉन्ड टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, थ्रू किससे? किस प्रोसेस के थ्रू? ऑक्सीडेशन के थ्रू। ऑक्सीडेशन के थ्रू जब वो बॉन्ड टूटता है तो उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन की अगर डेफिनेशन पूछी जाए, आपको 3 चीजें याद हैं, CC बॉन्ड का ब्रेकेज, ऑक्सीडेशन, एनर्जी रिलीज, रेस्पिरेशन। ये 4 वर्ड आपने याद कर लिए तो डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। डेफिनेशन कैसे बन जाएगी? डेफिनेशन बनी ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन रिलीज द एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सिंपल सी चीज है। देन इसके बाद सब्सटेंस, दैट इज रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। कई जगह आता है रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या होते हैं? जो कंपाउंड ब्रेक हो रहा है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सब्सटेंस है। यहां पर हमें बोला गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के CC बॉन्ड टूटते हैं तो हमें रेस्पिरेशन कहलाता है। अब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। अब यहां पर हम लोग सिंपल सा रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज C6H12O6। मैक्सिमम लोग को ये चीज पता होगी, दैट इज इट इज ग्लूकोज। ये क्या है? ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो ये एनर्जी हमें ट्रैप करनी होती है, इसीलिए इतना सारा बवाल करते हैं। सो यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और किसमें होगा? पायरुवेट में। पायरुवेट में यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस कहेंगे और ग्लाइकोलिसिस हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो चीज मैं वहां नहीं बता पाऊं, मे बी बहुत टेक्निकलिटी में घुसने के बाद, दैट इज यहाँ पर कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ग्लाइकोलिसिस तक रेस्पिरेशन में कोई भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो चाहे आप फर्मेंटेशन की बात करें, चाहे आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, ग्लाइकोलिसिस सब में कॉमन रहेगा। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट बनेगा, उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि उसका फर्मेंटेशन होना है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है, कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होना है, कि एरोबिक रेस्पिरेशन होना है। तो ग्लाइकोलिसिस तक कोई भी ऑक्सीजन की जरूरत यहाँ नहीं है। देन इसके बाद जब ग्लूकोज से यहां पर पायरुवेट बन जाएगा ग्लाइकोलिसिस के बाद, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस रहेंगे? या तो पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनाया जाए, या तो पायरुवेट से अल्कोहल बनाया जाए, या तो पायरुवेट से हम एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जाएं। तो यहाँ पर जब हम एनारोबिक बोलेंगे, जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो ये 2 रिएक्शंस आएंगे, लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जब हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस की बात करेंगे तो एरोबिक आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 तरीके के रिएक्शंस देखेंगे। देन इसके बाद ये तो हो गई एक वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्मेंटेशन हम लोग प्रोसेस देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? एरोबिक। अब यहां पर जो है मेन काम आता है, जो कि सबसे ज्यादा यूपीएससी पूछता है, एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है? दैट इज यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में एरोबिक रेस्पिरेशन आपका
होता है। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसकी प्रेजेंस में? O2 की प्रेजेंस में। क्या रिलीज होता है? एंड प्रोडक्ट क्या होता है? CO2, वाटर एंड एनर्जी, जिसके लिए इतना सारा बवाल हो रहा है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो यहाँ पर जब भी आपकी आए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या बताना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा TCA साइकिल, और उसको क्या कहते हैं? क्रैब साइकिल भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये 3 नाम है, एक काम है जो कि है TCA साइकिल का। अब TCA साइकिल से हमें क्या क्या मिलता है? एंड प्रोडक्ट में हमको TCA साइकिल से मिलता है CO2 मिलता है, NADH मिलता है, FADH2 मिलता है, ये सब मिलता है, जो कि हम लोग वीडियो में देखेंगे कैसे कैसे मिलता है। जिसको कि हमें ये सब मिल गया, इसके बाद हमें क्या करना होता है? इसके बाद रोल आता है ETC एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। तो यहां पर आएगा हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसपे हमें सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करना है। लेकिन आप जंप नहीं कर सकते इस प्रोसेस में। क्यों? अगर आपने जंप किया तो मैं बोलूंगी यहाँ पर हमारे पास NADH है, यहाँ पर FADH है, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर वो हुआ, तो आपको समझ नहीं आएगा आखिर ये NADH कहाँ से आया। तो उसके बाद आप जाएंगे TCA साइकिल में। TCA साइकिल में बोलोगे पायरुवेट है, हमने ये किया वो किया, आप बोलोगे पायरुवेट कहाँ से आया, तो आपको जाना पड़ेगा ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में जाएंगे तो आप तो ऑलरेडी फर्स्ट पे पहुंच जाएंगे। तो एक एक करके स्टेप हम लोग समझेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को क्या क्या पढ़ना है? ये हो गया बेसिक्स। आपको पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस, देन आपको पढ़ना है फर्मेंटेशन, देन आपको पढ़ना है TCA साइकिल, देन आपको पढ़ना है ETC एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये 4 टॉपिक आपने पढ़ लिया, आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आए, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिससे क्वेश्चन आ जाए और आप ब्लैंक हो जाए। दुनिया में कोई ऐसा पेपर नहीं बना सकता UPSC में जो कि इस टॉपिक को ले और इसमें से आंसर ना निकले। अब हम लोग बता देते हैं हम लोग किस बुक से रेफरेंस लेने वाले हैं, किस बुक से पढ़ाई होने वाली है हम लोग की होगी NCERT। NCERT क्यों? क्योंकि उसके डायग्राम बहुत खतरनाक होते हैं, एकदम मजा आ जाती है पढ़ के रंग बिरंगे डायग्राम्स को। देन उसके बाद हमारा होगा लेंजर हम लोग बुक पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डीपली चीजें देके रखी हैं जो कि जरूरी है, जो कि आपके पेपर में वैल्यू ऐड करती हैं, जो कि आपके पेपर को औरों से अलग करती हैं। 10 लोगों ने बॉटनी का ऑप्शनल लेके रखा है, आपके पेपर में ज्यादा नंबर क्यों दिए जाए? तो वो जो ज्यादा नंबर क्यों दिए जाए वाली बात आती है, वो आती है हमारी एक बुक से। लेंजर के आप देख लीजिए, काफी लोगों ने रिकमेंड किया है, चाहे वो नेट का पेपर दें, चाहे UPSC का पेपर दें, चाहे अच्छी यूनिवर्सिटी की बात कर लें, वहां पर ये बुकें पढ़ाई जाती हैं। सो हम लोग ये कवर करने वाले हैं रेस्पिरेशन में। होप सो 2-3 वीडियो में ये निपट जाएगा, और कोई भी डाउट हो इसके अलावा, कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, तो आप लोग इसे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो होप सो आज ही के दिन या कल तक आ जाएगी। थैंक यू सो मच।